वेलकम टू बैक माय चैनल भारती क्लासेस। इस क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम जो सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो हम सबसे पहले हम इसी को बता के चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात बताते हैं आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को देखो हम ऐसे बताते हैं, याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हमने वाटर ले लिया, यहाँ पर प्योर वाटर लिया है, तो इसको जब हम हीट करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलवेज ओपन वेसल में चेक किया जाता है, नॉट क्लोज। ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम इसको हीट सप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ये एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं अप साइड में। और एक टाइम के पास इनके पास इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं जिससे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल किसी भी लिक्विड का जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, जिस टेम्परेचर पॉइंट पे वो वेपर स्टेट में चला जाता है, जो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाता है फर्स्ट मॉलिक्यूल, और जिस टेम्परेचर पॉइंट पे, तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। तो याद रखना, द दैट टेम्परेचर पॉइंट द फर्स्ट molecules of a liquid convert into liquid state to vapor state is called boiling point of liquid। उसके बाद आप सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते हो, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी वेपर में चेंज होने की स्पीड बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाते हैं, जो वेपर में चेंज होने की, और इससे कुछ अलग नहीं होता। इसकी एक डेफिनेशन और होती है बॉइलिंग पॉइंट की। जब किसी लिक्विड का वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हम इस लिक्विड को बॉइल कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए, तो ऊपर से इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, फॉल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। जैसे हम इसको हीट देंगे तो ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा और इसके पास इतना प्रेशर होगा, तब ये जाके वेपर में कन्वर्ट होगा, जब एटम प्रेशर के इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो। तो तभी कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड को, हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि देखो, ऊपर से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल हो रहा है, तो नीचे से मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ वेपर में जाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसका प्रेशर एटम प्रेशर के इक्वल या इससे ज़्यादा होगा, तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तब हम ये डेफिनेशन भी इसकी दे सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम इस ग्राफ से समझाते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम इस ग्राफ से आपको समझाते हैं। एक टाइप का बेटा ये रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का, क्योंकि हम देखो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल जब वेपर में चेंज हो जाता है, तभी तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो याद रखना, जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, आप ये भी कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये इस डायरेक्शन में हमारा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। इधर टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। इस साइड में हमारा क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास क्या होता है, ये इस पॉइंट पे इतने प्रेशर पे ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो इसको समझाते हैं हम। इस ग्राफ के हेल्प से हम आपको डिफाइन करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक प्रेशर है। मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक प्रेशर होता है इतना प्रेशर, और यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है। इधर जीरो से टेम्परेचर चेंज होता है केल्विन में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम टेम्परेचर को किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई हमारे पास कोई लिक्विड है, ये मान लो कोई लिक्विड है, उस समय उसका वेपर प्रेशर इस यहाँ पर है।
और उस समय उसका मान लेते रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर है फिलहाल, मान लेते हैं। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा भाई, क्योंकि आपको पता है ना जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा उस प्योर सब्सटेंस का, लिक्विड बोल दो, प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। एक टेम्परेचर पॉइंट पे उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। वो उसका क्या कहलाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, याद रखना। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब देखो, आप खुद देखो, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो उस लिक्विड का या सब्सटेंस का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था, तो एक टाइम पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटम प्रेशर के बराबर आ गया। तो उसी पॉइंट पे उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद सिर्फ कुछ नहीं होगा, जो नंबर ऑफ वेपर बनने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये मान लेते हमारे पास क्या था, सॉल्वेंट। अब यहाँ पर तो हमें पता चल गया भाई हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं। और मैं पीछे बता चुका हूँ आपको पिछली क्लास में, जैसे हम इसमें कोई सोल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि सरफेस को कवर कर लेते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिससे सोलेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। क्लियर। अब फिर से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर से इसके वेपर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो एक टाइम पे फिर एक टेम्परेचर पॉइंट पे फिर इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एटॉमिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी उसका क्या कहलाया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 से। और ये फिर आगे क्या होता रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे, और ये कहलाया जाएगा सॉल्यूशन का। ये क्या कहलाया जाएगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि जब आपने प्योर में सब्सटेंस में सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब आपको पता चल गया वो सॉल्यूशन बन चुका है। तो अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाता है, कोई भी आपके पास अगर प्योर सब्सटेंस है, अगर आपके पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम उसके बॉइलिंग पॉइंट को तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उसमें क्या ऐड कर दे, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दे। और आपको पता है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, नॉट प्योर सब्सटेंस। तो याद रखना, किसी भी प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो ऑलवेज फिक्स होता है। आप कहोगे नहीं सर आपने अब बड़ा इंक्रीज कर दिया, वो इंक्रीज होने पर वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। जो सबसे कई बार कंफ्यूजन होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई आप किसी लिक्विड का प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं। हम कहेंगे इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट वो उस स्टेट में वो प्योर सब्सटेंस नहीं बचेगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट आ जाती है, वो मिक्सर बन जाता है, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सर बन जाता है। ये थोड़ा सा हमें पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से T1 से टेम्परेचर T2 पे बढ़ गया, कुछ तो चेंज हुआ है। तो हमने देखा जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, जब सॉल्यूशन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, टेम्परेचर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर देते डेल्टा T से। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए था तो हमने लिख दिया B, डेल्टा B। क्लियर। तो ये हमारे पास होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो आप बताएं, द चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, द चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या आप ये भी कह सकते हो द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर या इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T B से। ये भी याद रखना,
हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये पॉइंट नोट करना, हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। और एक और इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बिल्कुल छोटे एक एक मार्क्स में, भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट क्या होती है। तो आपने पता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ओनली टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, ये भी याद रखना। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी क्या, सोचने लग जाते क्या होगी। सिंपल सी चीज़ है भाई, क्या हो रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। तो टेम्परेचर रहेगा लास्ट में, जो बचेगा टेम्परेचर बचेगा। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना, जैसे मैंने आपको बताया जो T1 होता है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T2 क्या होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ऑलवेज रिमाइंड रखना है, जो T2 होता है वो T1 से ग्रेटर देन रहेगा। किसी भी केस में आप जो न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो उसमें आपको एक पॉइंट नोट करके रखना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, या सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा, किससे, सॉल्वेंट से। तो ये पॉइंट नोट करके रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी। ये डेल्टा टी बी किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, T2 माइनस T1, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपको पता है टी इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो वही से हम ग्रेटर देन में से लेस देन को माइनस करते हैं, तो हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा, और वही हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ चुके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब वो कह रहा है इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी, तो उसमें कहा था हम इनको यूज करते हैं किसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास आता है जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर टी। याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर टी। वैसे तो आप समझ गए होंगे स्मॉल एम से ही। और आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्लियर, इसका एक और नाम होता है वो भी आपको याद रखना, उसको बोलते हैं इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट। दोनों में से आप कोई सा भी कह सकते हो, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। क्योंकि एक टाइम एग्जाम में पूछ लिया गया था एक मार्क्स के क्वेश्चन में, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। आधे बच्चों ने बुक नहीं पढ़ रखी, बुक नहीं पढ़ रखी तो उनको ये भी नहीं पता, ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता, तो ये आंसर गलत हो गया उनका। तो सिंपल सी उसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, हम इसकी यूनिट निकाल रहे हैं, जब इसकी यूनिट निकालोगे तो आपको पता हो क्या होगा, डेल्टा टी बी अपॉन में क्या आएगा, एम, स्मॉल एम। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो जो केजी इनवर्स में था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और जो मोल नॉर्मल था ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि यूनिट इसकी होती है मोल पर केजी और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो यहाँ से हम इसकी यूनिट भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक केस ऐसा आ जाता है जैसे आप उसको कह देते भाई इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन कैसे करोगे इसको,
अगर आपको कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।